स्टार्ट करें? रेडी? देखो प्लीज मेरा बात सुनना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और इसका सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? पूरा चैप्टर आपका जर्नल बेस्ड है। तो अगर आप केवल क्लास रेगुलर कर लिया ना, तो आपको इस चैप्टर को वापस से सेल्फ स्टडी करना ही नहीं पड़ेगा। मेरा बात समझ में है? केवल रेगुलर आपको खाली क्लास कर लेना सारा, आपको वापस से सेल्फ स्टडी नहीं करना होगा। प्लीज मेरा बात ध्यान से सुना। चैप्टर का थीम क्या है? देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपका दो मेन पार्टी इन्वॉल्व है। सब मान लो दो पार्टी, अभी हम इस पार्टी का नाम एक बार लिख रहे हैं, कुछ लिखना मत प्लीज, मेरा खाली बात सुनना। एक हो गया आपका बायर, और दूसरा जो आपका पार्टी है वो है आपका सेलर। ठीक है? हम आपको अभी ये समझा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया क्यों। एक पार्टी है बायर, जिसको सामान खरीदना है, बट प्रॉब्लम है कि उसके पास अभी देने को पैसा नहीं है। तो उधार में खरीद सकता है, बट प्रॉब्लम है कि सेलर को माल बेचना है, पर वो उधार में माल बेचना नहीं चाहते। मतलब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। एक के पास पैसा नहीं है, दूसरा बोलता है हम उधार में माल बेचेगा नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हुआ क्या, प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनना। बायर गुड्स को बाई किया। सपोज गुड्स का वैल्यू था 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया इसका वैल्यू है। ठीक है? और बायर क्या बोला कि सर अभी हम आपको ना 1 लाख रुपया नहीं दे पाएगा, हम आपको ये पैसा पे कर देगा 3 महीने के बाद। सेलर बोला ठीक है। ये सारा बात बायर सेलर के बीच में वर्बली डिस्कशन हो रहे हैं, आमने सामने बैठा है, बातचीत हो रहे हैं कि सर अभी माल दे दो आप मेरे को, हम आपको पैसा 3 महीने के बाद दे देगा। ठीक है? सेलर क्या किया, ये सारा बात को एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया कि हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको 1 लाख रुपया 3 महीने के बाद दे देगा। जो कुछ वर्बली बात हुआ उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया। सेलर इसको साइन किया, साइन करके एक कागज का टुकड़ा किसको दिया? बायर को। बोला एक बार पढ़ लो, देख लो कि जो बातचीत हुआ था हमारे बीच में वही पेपर में लिखा हुआ है कि नहीं। पढ़ लो, और पढ़ के अगर लगे सब कुछ ठीक है तो आप भी साइन कर दो। और साइन करके जो पीस ऑफ पेपर है वापस किसको दे दिया? सेलर को। मतलब अभी ये जो कागज का टुकड़ा है जिसको अपने नाम क्या दिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये किसके पास है? सेलर के पास। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है? अब सेलर 3 महीना वेट कर सकते हैं, 3 महीना वेट करेगा। 3 महीने के बाद ये कागज का टुकड़ा किसको दिखाएगा? बायर को, और उससे 1 लाख रुपया क्लेम कर लेगा। लेकिन अगर वो ऐसा किया तो जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम था कि मेरे को उधार में माल बेचना नहीं, ये तो एक तरीके का उधार ही हो गया। आज माल बेचा, बदले में कागज का टुकड़ा मिला, और उसके बदले पैसा कब मिल रहा है? 3 महीने के बाद। तो एज गुड एज उधारी हो गया। तो सेलर किसके पास गया? सेलर अप्रोच किया एक बैंक को, और बैंक को बोला कि बैंक मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है जिसका वैल्यू कितना है? 1 लाख, बट मेरे को इस पीस ऑफ पेपर के बदले पैसा मिलेगा 3 महीने के बाद, बट मेरे को पैसा चाहिए अभी। तो बैंक बोला कि हम एक काम करते हैं, हम आपका ये पीस ऑफ पेपर आपसे ले लेते हैं, इसमें कुछ हम अपना चार्ज काटेगा, और बाकी पैसा 99,000 रुपीज हम आपको ऑन स्पॉट पे कर देगा। क्या मेरा बात यहां तक समझ में? हम क्या बोला? हुआ क्या? अगर हम आपको वापस अभी तक का डिस्कशन को रिपीट करें तो दो पार्टी अपने पास है, बायर और सेलर। बायर गुड्स को बाई करना चाहता है बट उसके पास पैसा नहीं है। सेलर गुड्स को बेचना चाहता है बट वो उधार छोड़ना नहीं चाहता। तो दोनों ने क्या किया? आपस में एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट क्या किया? एक पीस ऑफ पेपर लिया, सारा बात लिख दिया, सेलर साइन किया, बायर को दिया, बायर साइन किया, वापस पीस ऑफ पेपर किसके पास? सेलर के पास। और सेलर किसको अप्रोच किया? बैंक को। और उसने क्या किया? इस बिल के बदले बैंक से पैसा ले। क्या मेरा बात यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? कोई डाउट? हम कोई टेक्निकल कुछ नहीं ले रहे, यहां तक एकदम सिंपल होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब अपने कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड में चलते हैं। अच्छा, 3 महीने बाद सोचना क्या होगा? 3 महीने बाद, अच्छा एक बात वापस बोला, जब सेलर बैंक के पास गया, ये पीस ऑफ पेपर किसके पास पहुंच गया? बैंक के पास। 3 महीने बाद बैंक किसके पास जाएगा? बायर के पास। और बैंक बायर को क्या बोलेगा? पैसा दो। कितना पैसा लेगा? पूरा 1 लाख। प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब जो अपना प्रॉब्लम था, आप देखो वो सॉल्व हो चुका है। बायर को गुड्स मिल गया बिना पैसा तुरंत दिए, सेलर को उसका माल बिक गया, पैसा भी आ गया। हाँ, थोड़ा सा उसको नुकसान हुआ बट माल बिक गया, और बैंक को भी कहीं ना कहीं 1,000 रुपए का कमाई हो गया।
तो तीनों पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा हुआ इस तरीके के फाइनेंशियल अरेंजमेंट से। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है? अब टेक्निकल वर्ड में अगर हम चलते हैं तो यहां पर सेलर का नाम सेलर नहीं रहेगा, यहां पर सेलर का नाम हो जाएगा ड्रॉयर, और जो बायर है उसका नाम हो जाएगा ड्रॉई। तो याद रखने का सिंपल तरीका है, ड्रॉयर मतलब ड्रॉ करना। इस पीस ऑफ पेपर को ड्रॉ किसने करा था? सेलर ने। अगर आपको जीवन में पैसा चाहिए तो मेहनत करना होगा। सेलर को क्या मेहनत करना पड़ा? ये पीस ऑफ पेपर को लिखने का। याद रखने का सिंपल तरीका क्या है? ड्रॉयर कौन होता है? जिसको पैसा मिलता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको मेहनत करना होगा। क्या मेहनत करना होगा? पीस ऑफ पेपर को ड्रॉ करना होगा। क्या मेरा बात क्लियर है? पीस ऑफ पेपर को ड्रॉ किसने किया? सेलर। सेलर का दूसरा नाम ड्रॉयर। मतलब ड्रॉयर कौन? जिसको पैसा मिलना है, और ड्रॉई कौन? जिसको पैसा देना है। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है? अब कुछ और टेक्निकल चीज भी हम लोग उसको बाद में चलेंगे। 3 महीने को अपने क्या बोलते हैं इसके लिए टेक्निकल वर्ड्स है, वो अपने लिखते लिखते समझेंगे। पहले आप लोग एक लाइन जरूर से लिखना, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। प्लीज पहला वाला पॉइंट लिखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर इज अ इंस्ट्रूमेंट ही लिखना केवल, इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग ठीक है, वेयर वन पार्टी, हम ये लिखवाना चाह रहे हैं, अपने को नाम बताना है यहाँ पे पार्टी कौन है। वेयर वन पार्टी अग्रीज टू पे अदर पार्टी, वेयर वन पार्टी अग्रीज टू पे अदर पार्टी। तो यहाँ पे वन पार्टी कौन है? ड्रॉयर की ड्रॉई? ड्रॉई, ये क्लियर है। वेयर वन पार्टी, प्लीज ब्रैकेट में लिखना बायर कोलोन देके ड्रॉई। वेयर वन पार्टी अग्रीज टू पे अदर पार्टी। यहां पे अदर पार्टी कौन हो गया? सेलर, या आप इसको ड्रॉयर भी बोल सकते हैं। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग वेयर वन पार्टी अग्रीज टू पे अदर पार्टी फिक्स्ड सम ऑफ अमाउंट। अपने एग्जाम्पल में फिक्स सम ऑफ अमाउंट कितना था? 1 लाख रुपया। आइदर एट अ प्री डिटरमाइंड पीरियड, सॉरी प्री डिटरमाइंड डेट लिखना, आइदर एट अ प्री डिटरमाइंड डेट। इसको हम समझाएगा, इसका मतलब क्या है? आइदर एट अ प्री डिटरमाइंड डेट और ऑन डिमांड। आइदर एट अ प्री डिटरमाइंड डेट और ऑन डिमांड, मतलब अपने एग्जांपल में प्री डिटरमाइंड डेट टाइम कितना था? 3 मंथ्स। या फिर ऑन डिमांड, ये हम बाद में जब भी टॉपिक समझाएगा तो क्लियर। यहां तक का बात क्लियर है एक बार आप लोगों को? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक पीस ऑफ पेपर है इसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करे कि भैया हम आपको फिक्स सम ऑफ अमाउंट एक टाइम के बाद दे देगा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक प्लीज आप समझना पहले, बाद में अपने इस पे लिखेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहले सुना मेरा बात, देखो बिल में एक 3 बड़ा टर्म है। एक है आपका टेन्योर ऑफ बिल, एक है आपका मैच्योरिटी डेट, और एक है आपका ड्यू डेट। 3 बड़ा कॉन्सेप्ट है, टेन्योर, मैच्योरिटी और ड्यू डेट। अगर हम आपको बोला जिस दिन, अच्छा अपने एग्जांपल में 3 महीना क्या था बिल का? टेन्योर। बिल का जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेन्योर। जिस दिन वो टेन्योर खत्म होगा उस दिन मैच्योरिटी। उसके बाद ये जो पूरा चैप्टर है ये अपने को, ये ना एक एक्ट में लिखा हुआ है, ये जो अपने पूरा कुछ पढ़ रहे हैं ये कानून में लिखा हुआ है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सब जो अपने लॉ पढ़ेंगे अभी, जो जितना भी अपने अकाउंटिंग करते हैं वो एक लॉ से इंस्पायर्ड है, और उस लॉ का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और उस एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी दो पार्टी के बीच में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा तो उनको 3 दिन का ग्रेस आपको देना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। 3 दिन का समय आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ग्रेस देना पड़ेगा। मेरा बात यहां तक समझना है? पहले एक लाइन आप लोग लिखना, फिर हम इसको बहुत सारे एग्जांपल अपने करेंगे। लिखना सबसे पहला टेन्योर ऑफ बिल। टेन्योर ऑफ द बिल, इसका सिंपल मतलब हो गया ड्यूरेशन, ड्यूरेशन फॉर विच द बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल को ड्रॉ कौन करता है?
ड्रॉयर और एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई। ड्रॉयर जिसको पैसा मिलना है और ड्रॉई जिसको पैसा देना है। क्या मेरा बात क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड एक और आपके पास वर्ड है, पढ़ना लिखना आप लोग, ड्यू डेट ऑफ द बिल। पहले लिखो एक बार, फिर हम इस पे एक एग्जांपल कराएगा तो आपको समझ। द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ द बिल या टेन्योर ऑफ द बिल, द टेन्योर ऑफ बिल टर्मिनेट्स। ठीक है, एक एग्जांपल हम इसमें लेते हैं, एग्जांपल लिखना आप लोग ताकि क्लियर हो जाए आप लोग को। एग्जांपल, मिस्टर एक्स ड्यू बिल ऑन मिस्टर वाई फॉर ₹1,00,000 पेएबल, अच्छा नहीं पेएबल मत लिखना, ड्यू अ बिल ऑन मिस्टर वाई फॉर 1,00,000 ऑन 1st of April 2023 फॉर 3 months। ठीक है, आपको मेरे को दो चीज बताना है। सबसे पहले बिल का टेन्योर कितना है? क्या बोल सकते हैं 3 months आपका टेन्योर है? और अगर हम आपको पूछे ड्यू डेट कौन सा है? 1st of April 2023 को आपका बिल ड्रॉ हुआ था। जो बिल का पीरियड कितना है? 3 महीना। तो 3 महीना खत्म कब हो रहे हैं? अप्रैल से लेके मई, मई से लेके जून और जून से लेके जुलाई। 1 जुलाई 2023 ये क्या है आपका ड्यू डेट ऑफ द बिल। क्या मेरा बात समझ में आप लोग को? जिस दिन आपका बिल का टेन्योर एक्सपायर हो रहा है उस डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। क्या मेरा बात क्लियर है यहां तक? श्योर? पक्का? देख लेना आप लोग इसको। 1 अप्रैल में 3 महीना जोड़ेगा तो 1st of जुलाई आएगा, ये आपका बिल का ड्यू डेट है। ये हो गया, तो नेक्स्ट लिखना मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल, इसमें सिंपल आप क्या करेगा, ड्यू डेट लेगा और उसमें 3 days ऑफ ग्रेस ऐड कर देगा। मतलब अपने एग्जाम्पल में अपना ड्यू डेट कौन सा था? 1st of जुलाई 2023। इसमें अगर हम 3 दिन का ग्रेस जोड़ेगा तो मैच्योरिटी कितना निकला? 4th of जुलाई 2023। वो लोग को डाउट है क्या आप लोग को? एकदम क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग इस एग्जाम्पल में आएगा, बिल को ड्रॉ कौन कर रहे हैं? ड्रॉयर। और एक्सेप्ट कौन कर रहे हैं? नॉर्मली आपका बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट दोनों एक ही दिन पे होता है। नॉर्मली अकेडमिकली अपना बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट एक ही दिन पे होता है। 1 तारीख को मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, 1 तारीख को आपने एक्सेप्ट किया, वहां से हम लोग 3 महीना कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? ड्यू डेट। 3 दिन जोड़ेगा तो मैच्योरिटी डेट। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है? बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बिल मैंने ड्रॉ किया 1 तारीख को, बाई कुरियर आपको बिल भेजा, वो आपके ड्रॉर में पड़ा रह गया, आपने मान लो उसको 10 दिन बाद देखा, तो 10 दिन बाद आपने उसको एक्सेप्ट किया। तो क्वेश्चन आता है वहां पर 3 महीने का जो टाइम है वो कौन से डेट से कैलकुलेट होना चाहिए? जिस दिन मैंने ड्रॉ किया या जिस दिन आपने एक्सेप्ट किया? कौन से डेट से होगा ये अपने नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसके लिए कानून बनाया गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इसमें अपने अपने मन से जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि ड्रॉ से 3 महीना ले लो या एक्सेप्ट से 3 महीना ले लो। वो लॉ में लिखा हुआ है जो अपने को लॉ पढ़ना पड़ेगा। क्या मेरा बात यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखना। ये बड़ा सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आपके एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ सकते हैं। लिखना प्लीज आप लोग, पॉइंट नंबर कितना बना? 5। प्लीज लिखना आप लोग, टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, 3 तरह का बिल होता है। लिखना एक बार, खाली हेडिंग लिखना, फिर इसको समझाने के लिए बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। लिखना आप लोग, बिल आफ्टर डेट। नंबर बी,
बिल आफ्टर साइट, बस एक ही लाइन का, ज्यादा कुछ दिखाना नहीं है, खाली एक लाइन बस वर्ड ऐड करना है। और एक हो गया बिल एट साइट, क्या नमन गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं है? आप बोल रहे हैं, चलो कोई बात। अच्छा सुना मेरा बात। अच्छा किसी एक पे आप लोग पे एग्जांपल ले सकते हैं क्या, जो माइंड ही नहीं वेदांत पे ले ले। चलो मान लेते हैं वेदांत की 3 गर्लफ्रेंड है, एट अ टाइम नहीं, अलग अलग समय पर, उतना भी खुश नहीं हो। एट अ टाइम 3 तो लॉटरी निकल गया, उतना भी खुश नहीं। 3 गर्लफ्रेंड है हाँ। ये तीनों गर्लफ्रेंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो बिल से मैच करता है। पहली वाली जो गर्लफ्रेंड है ना वो है बड़ी लालची वाली। लालची वाली गर्लफ्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सपोज 1 तारीख को वेदांत उसको प्रपोज किया, जिस दिन वेदांत उसको प्रपोज किया उसी दिन से वो गिफ्ट मांगना चालू कर दी। तो ये कौन सी होगी? लालची वाली। दूसरी एक है आदर्शवादी। आदर्शवादी नहीं, आदर्शवादी। आदर्शवादी मतलब मैनर्स वाली। वेदांत उसको 1 तारीख को प्रपोज किया, वो बोली हम सोच कर बताएंगे। 10 तारीख को बोली कि हाँ, तो गिफ्ट कब से मांग रही है? 10 तारीख से। क्या मेरा बात क्लियर है? और तीसरी टाइप की गर्लफ्रेंड है जिद्दी वाली। जिद्दी वाली मतलब एक बार जिस गिफ्ट पे हाथ रख दी वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है? 3 गर्लफ्रेंड और तीनों का 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब अच्छी कोई नहीं है हाँ। अब चौथी के तलाश में बड़े 3 पहले पहले जो गर्लफ्रेंड मिली वो कौन सी थी? लालची वाली। और लालची वाली गर्लफ्रेंड का फीचर क्या है? वो क्या बोली? जिस दिन आपने मेरे को प्रपोज करा उस दिन से हर दिन हमको गिफ्ट देना होगा। और ये कौन सा बिल है आपका? बिल आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब हो गया जिस दिन आपने बिल को ड्रॉ करा वहां से आपका ड्यू डेट कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कब करा। 1 तारीख को आपने बिल को ड्रॉ किया, 1 तारीख से आपका 3 महीना कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा। अगर मैंने आपको बिल ड्रॉ करा 1 तारीख को, आपने एक्सेप्ट करा 10 तारीख को, डजेंट रियली मैटर कि आपने उसको एक्सेप्ट कब करा, 1 तारीख से आपका 3 महीना कैलकुलेट। क्या मेरा बात समझ में? एक्सेप्ट तो देखो वो तो आपके भी मेरे भी वर्बल डिस्कशन हो गया ना। आदमी प्रपोज किसको करता है? तो पहले पता होता है कि वो हाँ बोल देगी, इनडायरेक्टली तो पूछ ही लेता है। नहीं ऐसे ही थोड़ी ना जाके बोल देगा। आप ऐसा मान लो कि वो मान जाएगी, ठीक है, मतलब वो वाला सिचुएशन नहीं है कि मानेगी नहीं। होप है पूरा पहले से सब हुआ है, यू फील फॉर मी सब हुआ है, तो लास्ट में जब कंफर्मेशन है हाँ तब अच्छा मुहूर्त देख के। लेकिन आप समझा बिल आफ्टर डेट का मतलब? बिल आफ्टर डेट का सिंपल मतलब हो गया आपका ड्यू डेट या टेन्योर कहां से कैलकुलेट होगा? जिस दिन आपने बिल को ड्रॉ करा। प्लीज इतना सा लिख लेना, ड्यू डेट कब से कैलकुलेट होगा? व्हेन बिल इज ड्रॉन। व्हेन बिल इज ड्रॉन। आप अपने रेफरेंस के लिख सकते हैं, ये लालची वाली। बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर साइट का मतलब हो गया आपने ड्रॉ करा उससे फर्क नहीं पड़ता है, जिस दिन हम एक्सेप्ट करेगा वहां से आपका ड्यू डेट कैलकुलेट होगा। तो आदर्शवादी गर्लफ्रेंड हो गई, लिख लेना ड्यू डेट व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड। और तीसरा जो है बिल एट साइट। बिल एट साइट का मतलब हो गया कि हम जब बिल को ड्रॉ कर रहे हैं, बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई ड्यू डेट नहीं बता रहे, 3 महीना 4 महीना 2 महीना कभी भी नहीं। बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया, जिस दिन मेरा मन होगा मैं आपको बोलेगा कि हमको आके पैसा दो। ये कौन सी गर्लफ्रेंड हो गई? सिद्धि वाली। जिस दिन बोलेगा उस दिन देना पड़ेगा, जो गिफ्ट मांगेगा वो देना पड़ेगा, 3 महीना के पहले जब बोलेगा तब। बिल को ड्रॉ करा, बिल को एक्सेप्ट करा, मेरे को 10 दिन बाद मन हुआ कि आके पैसा दो, तो आपको आके पैसा देना, अगले दिन भी बोल सकते। बट ऐसा होता थोड़ी ना, फिर ऐसे बिजनेस कैसे चलेगा? तो लिखना आप लोग
यहां पर आपका नो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट। बिल बना एक तरीके से श्योरिटी हो गया ताकि आप पहले उसको डिस्काउंट करवा सको। मेरा बात समझ में हम क्या बोला? नो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेज। जा सकता है बैंक के पास भी, कोई भी बिल को लेके आप बैंक के पास जा सकते हैं। ये तीनों बिल का अलग अलग बिल का मतलब हो गया कि आप ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे करेगा, बस खाली इतने पे। देखो बैंक तो आज जैसे मान लो ये वाला, यहां पर मान लो आप बिल को डिस्काउंट करवा लिया, आपके पास पैसा आ गया। ये जो बिल है बिल एट साइट, इसमें पैसा मांग कौन रहे? सेलर। सेलर बोलेगा ना मेरे को अभी पैसा चाहिए, तो आपको फिर इसको पैसा देना पड़ेगा। पर इस टाइप का बिल बहुत कम आपको देखने मिलता है क्योंकि पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहीं ना कहीं पर्पस ही खत्म हो जाता है। क्या मेरा बात समझ में? अपने आगे लिखते हैं, आगे बढ़ना प्लीज। एक छोटा सा लाइन लिखना, फिर अपने इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखना सबसे पहला, आप अपना मैच्योरिटी डेट कैसे निकालेगा, बिल का मैच्योरिटी डेट कैसे निकलेगा? आप सबसे पहले कौन सा डेट लेगा? जिस दिन बिल को ड्रॉ किया या फिर बिल को एक्सेप्ट किया, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिल। अगर बिल आफ्टर डेट है मतलब कहां से लेगा? जिस दिन ड्रॉ किया। बिल आफ्टर डेट मतलब जिस दिन ड्रॉ किया। आफ्टर साइट मतलब जिस दिन एक्सेप्ट किया। एट साइट मतलब जब मांगेगा तब पैसा देना पड़ेगा। क्या मेरा बात क्लियर है? तो पहले लिखना डेट ऑफ ड्रॉइंग या फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सबसे पहले जो भी आपका डेट निकल रहा है वो डेट को आप लिख लो, जो भी आपका डेट आएगा उस डेज में क्या आप क्या ऐड करेगा? बिल का टेन्योर 3 महीने का है, 2 महीने का है, कितना का है? टेन्योर को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आपको? वेरी गुड। ड्यू टेन्योर को ऐड करने से अपने को क्या मिलता है? ड्यू डेट। लिख लेना ड्यू डेट। ड्यू डेट में क्या जोड़ना पड़ेगा? तो डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस। और जब आप ग्रेस डेज को ऐड कर देगा तो क्या मिल जाएगा आपको? मैच्योरिटी डेट। क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग सा है। अच्छा ठीक है, काम से बोलिए तो आपके एमसीक्यू में आ सकते। हुआ लिखना आप लोग का। बिल ड्रॉ हुआ 1 तारीख को, एक्सेप्ट हुआ 10 तारीख को। बिल कौन सा तरह का एक क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे, तो आप क्या मानेगा? आफ्टर डेट, आफ्टर साइट की एट साइट? आफ्टर साइट। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग हमेशा क्या मानेंगे? आफ्टर साइट। ठीक है, ये लॉ में लिखा हुआ है, प्लीज आप लोग इसमें नोट में लिख लेना। क्यू आर एस, क्वेश्चन रिमेनिंग साइलेंट। क्यू आर एस, क्वेश्चन रिमेनिंग साइलेंट। ऑलवेज अज्यूम बिल टू बी आफ्टर साइट। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोलेगा तो, अगर बोल दिया तो फिर तो ठीक ही है। क्या मेरा बात क्लियर है? हम लोग आगे बढ़े। अब एक इंटरेस्टिंग सा चीज है, सुना मेरा बात। सपोज आपका जो मेच्योरिटी डेट पड़ा ना, वो मान लो 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गया, या कोई संडे को आ गया, तो मेच्योरिटी डेट एक दिन पहले शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर आपका मेच्योरिटी डेट कोई ऐसे दिन आया जो हॉलिडे आपको पहले से पता ही नहीं था, कोई बैंक स्ट्राइक है, कोई सडन हॉलिडे हो गया, तो एक दिन बाद आप उसका पेमेंट करेंगे। अगर छुट्टी पहले से पता है, क्या 15 अगस्त का छुट्टी मालूम है, 26 जनवरी का छुट्टी मालूम है, संडे कब कब आएगा साल में मालूम है, तो आपका मेच्योरिटी डेट एक दिन पहले का हो जाएगा। और अगर कोई सडन हॉलिडे आ गया जो आपको पहले से पता ही नहीं था, तो एक दिन बाद का। क्या मेरा बात क्लियर है? एक लाइन लिख लेना बस इसमें, इंपॉर्टेंट नोट, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। लिखना सबसे पहला, इफ मेच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलिडे और संडे, क्या करेगा? एक प्रीवियस डे, पहला दिन ले लेना। बट इफ
मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन अ सडन हॉलीडे, जो आपको पहले से पता ही नहीं था, क्या करेगा? टेक नेक्स्ट डे। ठीक है, आप लोगों को पब्लिक हॉलीडे से मालूम है ना कब कब होता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब हो गया। अभी रिसेंट अक्टूबर ही आने वाले हैं। टाइम पे जी का बड़ा एक्साइटमेंट रहता है ना, कब छुट्टी है। अच्छा, आप एक मेरा बात सुना, सपोज आपका मेच्योरिटी डेट पड़ा 15 अगस्त को, तो आप क्या करेगा? एक दिन पहले 14 अगस्त। सपोज आपका 14 अगस्त हैपेंस टू बी अ संडे, क्या करेगा? 13 अगस्त। 13 अगस्त विल बी द ड्यू डेट। क्या आपको 15 अगस्त का छुट्टी है पहले से मालूम था? हाँ। क्या आपको संडे है कैलेंडर में मालूम है? हाँ। तो आपको डेट क्या लेना होगा? 13 अगस्त। दुर्गा पूजा वगैरह इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। दुर्गा पूजा वगैरह पब्लिक हॉलीडे में नहीं माना जाता, वो रीजनल हॉलीडे है। जैसे अभी महाराष्ट्र में छुट्टी मिलेगा, गणपति का छुट्टी है, अपने यहाँ तो छुट्टी नहीं, वो रीजनल हॉलीडे हो गया। वो सबका वो नहीं है पब्लिक हॉलीडे, क्योंकि बैंक वगैरह उस दिन बंद रहते हैं, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करें ताकि आप लोगों को देखना। आप लोग एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप लोग 4 कॉलम बनाना। लिखना सबसे पहला डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, टेन्योर, टाइप ऑफ बिल, एंड नेक्स्ट मैच्योरिटी डेट। फॉर्मेट नहीं है ये, हम कुछ अभी जितना अपने डिस्कशन किया उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि एग्जाम में अगर आपको एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाएगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन जर्नल फॉर्मेट पे अपने करेंगे अभी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना आपको डेट पे एंट्री, जर्नल तो अपने डेट पे करते हैं, तो कौन सा डेट पे फिर कौन सा एंट्री करेगा और बार बार रुक के बताना पड़ेगा। तो बेटर हम सारा डेट वाला चीज पहले ही बार बता दिया, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लगातार सारा क्वेश्चन एक बार में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहला लिखना डेट ऑफ ड्रॉइंग 15 जुलाई 2021, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी हो गया आपका 15 जुलाई 2021। बिल का टेन्योर आपको लिख कर दिया 4 मंथ्स, और टाइप ऑफ बिल आपको बताया नहीं है। टाइप ऑफ बिल अगर आपको नहीं बताएगा तो आप हमेशा क्या मानेगा? बिल आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो यहां पर एक्सेप्टेंस कौन सा हो गया? 15 जुलाई। तो 15 जुलाई से कितना जोड़ना है? 4 महीना, और उसमें 3 दिन और, तो क्या मिल जाएगा आपको? मेच्योरिटी। हाँ है ना? बताओ मेच्योरिटी कितना है? आराम से सोच के बताना, 2 मिनट का टाइम ले लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। 15 जुलाई में पहले 4 महीना जोड़ो, 15 जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कहां पहुंचे? 15 नवंबर। 15 नवंबर में 3 दिन और, 18 नवंबर। तो डेट क्या निकला? 18 नवंबर 2021। बोलो, कोई डाउट किसी को? श्योर? कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट लिखना 17 सितंबर 2021 एक्सेप्ट हुआ 19 सितंबर 2021। सितंबर 9 होगा, 09। बिल का आपका टेन्योर सपोज 60 डेज। टेन्योर आपको बोला आफ्टर डेट, टाइप ऑफ बिल बोला आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब जहां से ड्रॉ हुआ, तो ड्रॉ से आपको 60 दिन जोड़ना है। 60 दिन को 2 महीना मत मान लेना, दिन निकाल के जोड़ना पड़ेगा आपको। ट्राई करो फटाफट। जिनको नहीं पता सितंबर में कितना दिन होता है, जो ऊपर में आता है ना 31 होता है, 31, और जो नीचे में आता है उसमें 30 होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो जुलाई में 31, अगस्त में वापस 31, अगस्त, फिर सितंबर नीचे में आ रहे हैं, सितंबर में 30 दिन होता है। देखते समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको क्या करना है? आपको
17 सितंबर में 60 दिन को जोड़ना है। एक बार आप अपना आंसर बोल, आपको 60 दिन जोड़ना है, तो सितंबर में आपका कितना दिन बच गया? अगर आप 17 सितंबर लिया तो आपका सितंबर में कितना दिन होता है? 30 दिन। 30 में कितना दिन चला गया? मतलब आपके पास 60 दिन में सितंबर में कितना दिन बचा? 13 दिन। ये क्लियर है? सितंबर खत्म, अक्टूबर में कितना दिन होता है? 31। 31। तो 60 में से कितना दिन चला गया? 13 गया, 31 गया, कितना दिन बचा? 16 दिन और बचा। आप यहां पर, ये कौन सा मंथ खत्म हो गया आपका? सितंबर खत्म, अक्टूबर खत्म, अभी भी 16 दिन बचा हुआ है, तो आप कौन से मंथ में आ गया? नवंबर में। कौन सा नवंबर? 16 नवंबर। 16 नवंबर में 3 दिन जोड़ेगा तो 19 नवंबर। बोलो क्लियर है क्या? तो डाउट है? श्योर? अगर किसी को डाउट है तो आप इसको ऐसे बाद में लिख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। क्या संडे आप नहीं कर, एकेडमिक में आपको संडे नहीं चेक कर रहा हूं, कल पब्लिक हॉलिडे आपको चेक करना। आप थोड़ी ना एग्जाम में फोन लेके कैलेंडर निकाले, संडे आपको नहीं चेक करना हो। 13 दिन, 31 दिन और 16 दिन। बोलो को डाउट है क्या? क्योंकि ऊपर में मंथ बोला था ना, मंथ बोलेगा तो मंथ वाइज और डेट बोलेगा तो डेट वाइज। ठीक है। अच्छा यहां पर आप 60 दिन कहां से कैलकुलेट कर रहा था? 17 से। 17 से क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि आफ्टर डेट, आफ्टर डेट में ड्राइंग से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या मेरा बात क्लियर है? तो हम लोग 19 से कैलकुलेट करते हैं आफ्टर सेट होने से। क्लियर? थर्ड लिखना आप लोग। थर्ड एग्जांपल, 14th ऑफ मार्च 2022, 15th ऑफ मार्च 2022 बिल है आपका 6 मंथ्स का, और बिल है आपका आफ्टर साइट। आफ्टर साइट में कहां से कैलकुलेट करेगा? एक्सेप्टेंस के रेट से। तो निकालो एक्सेप्टेंस से 6 महीना। मार्च हो गया ना, मार्च से 6, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर। 15 सितंबर पे 3 दिन जोड़ेगा तो 18 सितंबर। लिख लो 18th ऑफ सितंबर 2022। नेक्स्ट नंबर 4 लिखना, 12th ऑफ जुलाई 2022। 12th ऑफ जुलाई 2022, 12 है, 12th ऑफ जुलाई 2022 बिल है आपका 1 महीने का, और कुछ भी आपको नहीं बोले। पंद्रह आठ गलत, 14/8। 15/8 क्या हो गया? 15 अगस्त। नहीं, क्योंकि 12 जुलाई से 1 महीना मतलब हो गया 12 अगस्त। 12 अगस्त से 3 दिन जोड़ा तो 15 अगस्त, और 15 अगस्त तो आपका पब्लिक हॉलिडे हो गया, तो एक दिन पहले कौन सा डेट हो गया? 14 अगस्त। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट नंबर 5, 10th ऑफ फेब 2022, 13th ऑफ फेब 2022 बिल है आपका 75 डेज का, और टाइप ऑफ बिल आपको कुछ भी नहीं दिया है। नहीं पड़ेगा आपको ऑप्शन, काम में आएगा आपको एमसीक्यू। आपको यह चेक करना होता है फेब में कि वो लीप ईयर है कि नहीं। अब कोई भी साल लीप ईयर है कि नहीं वो कैसे पता चलता है? अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए, तो 2022 को अगर आप 4 से डिवाइड करेगा तो नहीं होगा, तो लीप ईयर नहीं है। मतलब इसमें कितना दिन है? 28 ही दिन है। क्वेश्चन आता है 75 डेज को आप कहां से कैलकुलेट करेगा? ड्रॉ से कि एक्सेप्ट से? टाइप ऑफ बिल नहीं बोला, मतलब कौन सा बिल है? आफ्टर साइट। साइट मतलब 13 फरवरी से आपको 75 दिन कैलकुलेट करना है। ट्राई करना कितना हो, सब लोग ट्राई करना। पहले जुलाई, फेब में देखो कितना दिन बचा है। वो अप्रैल। वो में फेब में आपका कितना दिन और बचा? फेब तो 28 का हो गया महीना, क्योंकि लीप ईयर नहीं है।
तो फेब में कितना दिन बचा आपका? फेब में आपका बचा 15 दिन। फेब खत्म, मार्च में 31। कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं 75 दिन ले लो, उसमें पहले 15 दिन को हटा दो, उसमें 31 दिन को हटा दो, बच गया 29 दिन। और 29 ले लिया, और ये कौन सा मंथ हो गया? अप्रैल। 29 अप्रैल में पहुंचे। 29 अप्रैल में 3 दिन अगर जोड़ेगा तो अप्रैल में कितना दिन होता है? 30 होता है। तो 29 के बाद 30, 1 और 2, डेट क्या हो गया? 2 मई 2022। वो लोग को डाउट है क्या? बता रहे नहीं? नहीं, नहीं भी है तो हम क्या करते? पर करना तो हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं? देखना, 30/12/2022 या 21 ले लेना, और इसमें भी दिया हुआ है 30/12/2021। बिल आपका 2 मंथ्स का है। आपको डेट निकालना है, क्या होगा? नहीं बोला, नो नो टाइप ऑफ बिल इज गिवन। दिसंबर आ गया तो जैन और फेब, जैन फेब मतलब फेब पूरा खत्म। तो फेब के बाद अगर आप दिसंबर में खड़े हैं, 2 महीना जोड़ना है, तो दिसंबर के बाद जैन और फेब, मतलब फेब का लास्ट में पहुंच गया तो कितना फेब हो गया? 28 फेब, उसमें 3 दिन जोड़ना है, 3 मार्च। 22, सॉरी, माई बैड, दिस इज अरे और देखना, 21 November 2021, 23 November 2021, 2 months आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब कौन से डेट से? एक्सेप्टेंस से। निकालो एक्सेप्टेंस से 2 महीना। जनवरी, 23 जनवरी, क्योंकि 23 नवंबर है। 23 नवंबर से 23 दिसंबर और 23 जनवरी। 23 जनवरी में 3 दिन जोड़ेगा तो 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। तो एक दिन पहले ले लेगा तो 25 जनवरी 2022। मेनली आपके 3 हॉलीडे काम का है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। ये ऐसा हॉलीडे होता है जो ऑल ओवर इंडिया में आपका नेशनल हॉलीडे होता है। तीन ही हो गया। जैसे अब आप बोलेगा कि जैसे अब आज मुंबई में सारा बैंक बंद है और अपने कैलकाटा में नहीं है, तो अब थोड़ी ना एकेडमिकली मुंबई के लिए अलग सिलेबस बनेगा उसके लिए, तो अपने मानते हैं कि 3 आपका रिकॉग्नाइज पब्लिक हॉलीडे है। न्यू ईयर को सब न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क में होता है, अपने यहाँ पे नहीं होता। आदमी को होश नहीं, अलग बात है, बैंक खुला होता है। 5/8/2021, 9/8/2021, 60 दिन। डेट कुछ भी नहीं बोला, बताना डेट कहां से लेगा, 5 से कि 9 से? 9 से आपको 60 दिन जोड़ना है, क्योंकि आपका कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग क्या मानते हैं, बिल आफ्टर साइट है। और आफ्टर साइट मतलब एक्सेप्टेंस से 60 दिन आपको जोड़ना है। जुलाई और अगस्त बड़ा टिपिकल महीना होता है। जुलाई में भी 31 होता है और अगस्त में भी 31 होता है, ध्यान रखना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई भी ऊपर में आया और फिर अगस्त भी ऊपर में आया, दोनों में 31 होता है, ध्यान रखना। ग्यारह अक्टूबर हाँ, 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। क्योंकि आप अभी जिस मंथ में खड़ा है वो आपका अगस्त है। अगस्त में 31 डेज होता है।
तो 31 में आपका 9 चला गया तो कितना बचा? 22। 60 में आपका 22 दिन चला गया, सितंबर खत्म, सॉरी अगस्त खत्म, सितंबर में 30 दिन, सितंबर भी गया, अक्टूबर 8 दिन, अक्टूबर का मतलब 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर में 3 दिन जोड़ेगा तो 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर 2021। बोलो कोई डाउट? 11th of October 2021। और एक, जब तक आप लोग ना थके, 10/9/2021, 11/9/2021, डेट है आपका 3 मंथ्स आफ्टर डेट। मंथ वाला ही सिंपल है, डेज में थोड़ा काम है। क्योंकि आपको आफ्टर डेट बोला है तो आप ड्रॉ से लेगा ना, यहां से 3 महीना, ये आपका सितंबर हो गया है, आफ्टर डेट बोला है तो 10 से लेगा, 10 से 3 महीना, ये आप सितंबर में खड़ा है, सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 में 3 जोड़ेगा तो 13 दिसंबर। एक और लास्ट फाइनल, नहीं आफ्टर डेट में हम लोग ड्रॉ से लेते हैं, आफ्टर साइट में एक्सेप्ट से लेते हैं। एक और 29th of July 2021, 29th of July 2021, 2 मंथ्स आपका डेट है और कुछ भी नहीं बोला। एक अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। क्योंकि कुछ नहीं बोला तो आप हमेशा आफ्टर साइड से लेगा, ये जुलाई हो गया, जुलाई से लेके अगस्त से लेके सितंबर, 29 सितंबर, 29 सितंबर में 3 दिन, सितंबर में 30 दिन होता है, तो 30 1 2, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती, तो 1 तारीख को ले लेगा 1 अक्टूबर। शगुन करते हैं 11। 3 दिन एक कस्टम ऑफ ट्रेड है, क्योंकि वो एक्ट में लिखा हुआ है। एक और लास्ट शगुन का, कोई बात नहीं, 5/5/2021, एक लास्ट, तो 12 दे देगा। तो 13 ले लो फिर। हम तो ये बोला शगुन का 11 करते हैं, आप लोग बोला नहीं, 11 ठीक है, ठीक। आफ्टर साइड तो कहां से लेगा? तो जागृति कितना बोला? 10/8, एकदम करेक्ट आंसर, 10/8/2021। लक्ष्य आपके लिए दे क्या? नहीं छुट्टी, टॉपिक हो गया। चलो, पर ठीक है, नहीं लगा नहीं कि अकाउंट्स कर रहे हैं। हाँ ठीक है, टाइम पास हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 देखना आप लोग। पॉइंट नंबर 6, आप लोग याद है, आप लोग ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट क्लास 10 में पढ़ रखा है, कमर्शियल बैंक का फीचर में। और कमर्शियल बैंक का अगर आप लोगों को फीचर याद होगा तो हम एग्जैक्टली यही डायग्राम बना के आप लोगों को समझाया था, लगभग लगभग सेम टोन पे। अब जिनको याद है उनको याद है, जिनको नहीं याद है कोई बात। बिल डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग और बिल्स ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल बैंक का फीचर में आते हैं। ये देखो, ये छोट इसमें ना देखो कोई एज नहीं होता है। अगर आप 10 थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है तो एक थोड़ा सा क्या सुना सुना हुआ कॉन्सेप्ट है, लिंकेबल हो जाता है। हाँ, अब नहीं कि आप लोगों को तो खास सिलेबस ये रिड्यूस भी नहीं हुआ था कमर्शियल बैंक का फीचर में, तो ये था आपका फीचर नहीं, फंक्शन में शायद। when when the bill is accepted, when the bill is accepted, और बिल को एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई। when the bill is accepted by ड्रॉई, comma, ड्रॉयर हैज 4 ऑप्शंस। ड्रॉयर हैज 4 ऑप्शंस। अपने पहला ऑप्शन अभी पढ़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1, रिटेन
द बिल टिल द ड्यू डेट, रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। रिटेन का मतलब हो गया कि ड्रॉयर बिल को लेने के बाद बिल अपने पास रख लिया और कुछ नहीं कर रहे, तो क्या करेगा वो, ड्यू डेट में ड्रॉई के पास जाएगा और उससे पैसा मांग लेगा। भाई ड्यू डेट अपनी ड्यू डेट जैसे ही पढ़ते। ये मेरा बात क्लियर है? अपने क्वेश्चन करेंगे, सीधा समझ में आएगा। क्वेश्चन प्लीज पढ़ना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। पहले प्लीज क्वेश्चन पढ़ना, कुछ लिखना नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, इत्मीनान से। कुछ बातचीत करेंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। आराम से पढ़ना पूरा। जो हम स्टोरी सुना था वो रिलेट कर पा रहे कि नहीं। मोहन ने माल बेचा कुमार को, मोहन ने माल बेचा कुमार को। मेरा पहला क्वेश्चन है, इसमें ड्रॉयर कौन है और ड्रॉई कौन है? मोहन ड्रॉ किया, मोहन को पैसा मिलना है, तो मोहन कौन हो गया? ड्रॉयर, और कुमार ड्रॉई। ठीक है। ही ड्रू, ही ड्रू मतलब कौन ड्रॉ कर रहे हैं? मोहन। मोहन ने बिल ड्रॉ किया 10,000 रुपए का, बोला पैसा 3 महीने बाद हम लोग ले लेंगे। और बिल कौन सा है? आफ्टर डेट, मतलब कहां से? ड्रॉ के डेट से। कुमार एक्सेप्टेड द बिल। क्या कुमार कोई बिल एक्सेप्ट करना है? कुमारी ड्रॉई है, वो बिल एक्सेप्ट करेगा और बिल को रिटर्न कर दिया। बिल किसके पास? मोहन के पास। बिल हमेशा किसके पास रहेगा? ड्रॉयर के पास, सेलर के पास। ऑन द ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट निकला, अपने एकेडमिक में ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट एक ही है एकेडमिक पर्पस के लिए। मोहन प्रेजेंटेड द बिल टू कुमार हु ऑनर्ड इट। ड्यू डेट को बिल किसके पास था? मोहन के पास। मोहन किसके पास गया? कुमार के पास, और उसने बिल को ऑनर कर दिया। ऑनर करना मतलब जिसको पैसा देना था उसने दे दिया, जिसको मिलना था उसको पैसा देना था कुमार को उसने दे दिया, और किसको मिलना था? मोहन को, उसको। क्या मेरा बात समझ? सिंपल। आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करना है दोनों पार्टीज के बुक्स में। अब हम लोग अभी क्या करेंगे ना, हम लोग जब भी क्वेश्चन को चैप्टर में पूरा सॉल्व करेंगे तो अपने दोनों पार्टी को साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आपको क्या करना है? पूरा जर्नल का फॉर्मेट बना के करना है। अभी जर्नल का फॉर्मेट आप लोगों को मालूम है, डेट पर्टिकुलर लेजर फुल, तो अपने उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल आप क्या करना, अपने पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना। अपने पेज को प्लीज आप 2 पार्ट में डिवाइड करना। एक साइड में लिखना इन द बुक्स ऑफ मोहन और इन द बुक्स ऑफ कुमार, इससे आपका पेज का बचत भी हो। सेव ट्री सेव पेपर है ना। इन द बुक्स ऑफ मोहन और इन द बुक्स ऑफ कुमार। इस बातचीत एकदम नहीं। इन द बुक्स ऑफ मोहन और इन द बुक्स ऑफ कुमार। क्वेश्चन नंबर लिख के करना। क्वेश्चन नंबर 4 है टीएस गिरेवाल बुक का, आईएससी वर्जन। ठीक है, लिखा आप लोग। सबसे पहला प्लीज आप लोग एंट्री करना, मोहन सोल्ड गुड्स टू कुमार। इसका आप लोग एंट्री दोनों के बुक्स में कर पाएगा। मोहन ने गुड्स बेचा तो मोहन अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा? कुमार टू सेल्स कर लो। डेट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बिना डेट के करेंगे। और कुमार अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? परचेज टू मोहन, परचेजेस टू मोहन। अमाउंट लिख लेना भैया, 10,000 10,000। अभी हम लोग कुछ फॉर्मेट वगैरह में दिमाग नहीं लगा रहे, कॉन्सेप्ट सीख जाएगा, फिर फॉर्मेट तो जर्नल का ही है, तो प्रो बन चुका है। आगे बढ़े क्या हम लोग? नेक्स्ट, मोहन ने बिल को ड्रॉ किया, कुमार ने बिल को एक्सेप्ट किया। अब प्लीज मेरा बात बड़े ध्यान से सुनना। एक बार हम इसी कॉन्सेप्ट में वापस जा रहे हैं। अपने एग्जाम्पल में यहां पर अगर हम बताए, पूछे आपको कि बायर कौन है और सेलर कौन है, अपने क्वेश्चन में मोहन कौन है? मोहन हो गया आपका सेलर, और कुमार कौन है? बायर। क्या आप ये बात मानता है कि कुमार ने जो, मोहन ने जो बिल को ड्रॉ किया, ये पीस ऑफ पेपर मोहन के लिए कहीं ना कहीं एक असेट है, क्योंकि इस पीस ऑफ पेपर के बदले मोहन को 3 महीने बाद 10,000 रुपया मिलेगा, और इस पीस ऑफ असेट का नाम होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल
रिसीवेबल, जिसके बदले आपको पैसा मिलना है। और यही कागज का टुकड़ा कुमार के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी जिसका नाम है बिल्स पेबल। क्या मेरा बात यहां तक? यही पीस ऑफ पेपर एक आदमी के लिए असेट, एक आदमी के लिए लाइबिलिटी। हम आप लोगों को बहुत पहले भी बोला था, अकाउंट्स में एक ही आइटम, एक आदमी के लिए इनकम, एक ही आदमी के लिए एक्सपेंस। आप मेरे को फीस दे रहे हैं, आपके लिए एक्सपेंस, मेरे लिए income। मेरा बात समझ में? तो बिल ड्रॉ किसने किया? मोहन ने। आप प्लीज मेरा बात ध्यान से सुना। सपोज अगर मोहन को पैसा कैश में मिलता, लिखना मत, सुना केवल एक बार, अगर मोहन को पैसा कैश में मिलता तो एंट्री क्या करता? कैश अकाउंट डेबिट टू कुमार अकाउंट, प्लीज लिखना मत। और कुमार के बुक्स में, कुमार के बुक्स में मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको पेमेंट मिल गया, इससे पेमेंट कर दिया, सेल तो एंट्री हो गया ना। सेल के बाद पहले आपने उधार में माल बेचा, अब आपको पैसा मिल गया, बट क्या आपको पैसा मिल रहा है? आपको पैसे के बदले क्या मिला? एक बिल, जो मोहन के लिए क्या है, असेट, और इस असेट का नाम क्या है? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कुमार अकाउंट। बोलो कोई डाउट है क्या? और कुमार के बुक्स में मोहन टू बिल्स पेबल, क्योंकि कुमार को पैसा देना है 3 महीने के बाद, तो ये इसके लिए बन गया लाइबिलिटी। क्या यहां तक का डिस्कशन क्लियर है आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, सीधा हम लोग कौन से रेट पे गए? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद मोहन पहुंचा किसके पास? कुमार के पास, और कुमार ने पैसा दे दिया। तो 3 महीने के बाद आप एंट्री क्या करेगा? मोहन को पैसा मिलेगा ना, और किस चीज के बदले? बिल के बदले। तो एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और ये बंदा एंट्री क्या करेगा? बिल्स पेबल टू कैश। आराम से रुक, आराम से समझ के करो। हम आपको बता रहे हैं एकदम रेगुलर, अगर आप क्लास कर लेगा और होमवर्क कर लेगा, हमको बता रहे आपको एनुअल के पहले चैप्टर देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना स्मूथ चैप्टर है और इतना अच्छा स्टोरी लाइन है कि अगर आप एक बार आपको स्टोरी समझ में आ गया तो आप मरते दम तक ये स्टोरी नहीं भूल सकते कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया कहां से। मतलब स्टोरी लाइन ही तो है। हम आपको माल बेचा, आप एक्सेप्ट किया, बिल दिया, बिल लिया, बैंक के पास गया, डिस्काउंट करा, स्टोरी तो है। जवान देखा मूवी? याद है पूरा स्टोरी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का 5 क्लॉज याद है? यही चीज है, आप कोई चीज में स्टोरी डाल देगा ना तो आप उसको कभी नहीं भूलेगा। और कोई चीज को, स्टोरी का तो यही बात है ना। आज आपको कोई भी स्टोरी, आप फिर जवान छोड़ो, 3 इडियट, क्या 3 इडियट आपको याद है? अभी भी याद है। मतलब वो राइटर से बेटर आप लिख देगा, कब उसको कब रोन आया सब लिख देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें स्टोरी था। और ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि ह्यूमन ब्रेन्स आर टेंड टू लर्न मोर बाय स्टोरी। साइंटिफिकली प्रूवन है। कोई भी चीज का आपको स्टोरी डाल देगा ना, आप कभी नहीं भूलेगा। तो कोई भी चीज जब आप याद भी कर रहे हैं ना, तो या तो खुद के लिए स्टोरी बना दो, वो फिर भूलेगा ही नहीं आप। ठीक है, नरेशन, नरेशन तो लिख ही रहेगा आप लोग, फिर भी मैं बता देते हैं। सबसे पहला तो सेल का हुआ, बीइंग गुड सोल्ड, इसका बीइंग बिल्स ड्रॉन, इसका बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, बीइंग बीइंग अमाउंट पेड, रिसीव बीइंग अमाउंट पेड, हो गया। कुछ भी लिख देना है बस बीइंग के आगे, बस अपशब्द नहीं होना चाहिए, बस बीइंग होना चाहिए। आगे बढ़े क्या आपने? चलिए देखना आप लोग ऑप्शन नंबर 2। आपका जो ड्रॉयर है के पास पहला ऑप्शन क्या था? या तो बिल को अपने पास रखकर रखे, 3 महीने बाद ड्रॉई के पास जाए और उससे पैसा ले ले। यह ऑप्शन क्या है? क्या जी? ऑप्शन 2 से अब मेन चैप्टर है। ऑप्शन 2 उसके पास क्या है? डिस्काउंट्स द बिल विथ बैंक। बिल को बैंक के पास लेके जाए और पैसा पहले ले ले। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर पढ़ना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6।
बड़ा क्वेश्चन। विनोद ने गुड्स बेचा दरबरा को, तो विनोद कौन? ड्रॉयर और दरबरा ड्रॉई। विनोद ने बिल को ड्रॉ करा, सामने वाले ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अभी बिल किसके पास है? विनोद के पास। तो बैंक के पास कौन गया? विनोद। और जाके क्या बोला? बैंक मेरे को पैसा अभी चाहिए। बैंक ने कितना पैसा दिया? 10,000 के बिल के बदले बैंक ने आपको 9,900 दिया। 100 रुपया जो बैंक ने काटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये खर्चा किसका है? विनोद का, क्योंकि ड्रॉयर का को पैसा पहले चाहिए था। ऑन मेच्योरिटी डेट द बिल इज ड्यूली मेट। ड्यूली मेट का मतलब को पैसा देना था। क्या मेरा बात क्लियर है? पर ट्राई करो एंट्री लिखना, आप लोग समझ। वेरी गुड क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट है अपने पास, इस पे एक टॉपिक है पूरा, डिसऑनर एंड रिन्यूअल ऑफ बिल। आप बस पूछते जाओ जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। हर एक चीज पे सम बना हुआ है। चैप्टर इतना वाइड कवरेज है चैप्टर, वो भी आपके दिमाग में थॉट आएगा तो ऊपर पक्का एक टॉपिक होगा 100%। तो अब जो आप सोच लो, आदमी मर गया, छत्ते से कूद गया, फांसी लगा लिया, सब ट्रेन के आगे, सब का सब, उसके बाद भी है। तो वो हो गया ना बैठ। कॉन्सेप्ट हम आपको ये बता रहे हैं, आप कुछ भी पूछ लो। चलो जल्दी करो एंट्री। इन द बुक्स ऑफ विनोद, इन द बुक्स ऑफ दरबारा, साइड बाय साइड एंट्रीज करना प्लीज फटाफट। बन के सोचो एक बार, दरबारा बन के। सेल का एंट्री तो कर ही लिया होगा आप लोग। विनोद के बुक्स में क्या एंट्री पड़ा? दरबारा टू सेल्स। और दरबारा के बुक्स में परचेज टू विनोद। उसके बाद बिल ड्रॉ किसने करा? विनोद ने। तो ड्रॉ का एंट्री करो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दरबारा अकाउंट। और दरबारा के बुक्स में विनोद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ ले। जब तक उसके पास बिल नहीं आएगा तब तक वो बैंक के पास जाएगा कैसे? कागज का टुकड़ा तो आना चाहिए ना हाथ में, तब तो बैंक के पास जाएगा कि पहले पैसा दे दो। आई थिंक ये 4 एंट्री आप लोग कर चुका है सब कोई। अभी बैंक के पास कौन गया? विनोद की दरबारा? विनोद। और जाके बैंक को बोला कि मेरे बिल को डिस्काउंट कर दो। तो बैंक ने आपको तुरंत कितना पैसा दे दिया? 9,900। 100 रुपया बैंक ने चार्ज काटा, वो आपका खर्चा है। डिस्काउंटिंग चार्जेस 100 रुपया। नहीं, बैंक चार्जेस नहीं लिखे, नाम है ना डिस्काउंट। टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, जब विनोद गया बैंक के पास बिल को डिस्काउंट कराने, तो दरबारा क्या कर रहा था? कुछ नहीं, उसको मतलब ही नहीं है। आप बिल को अपने पास रखो, बिल को डिस्काउंट कराओ, फाड़ के फेंक दो, गंगा जी में डाल दो, इससे दरबारा को कोई मतलब नहीं है कि उसको पैसा कब देना है। 3 महीने के बाद। अभी 3 महीने तक बताएगा हम आपको। यहां तक क्लियर है? तो श्योर एकदम। आप प्लीज मेरा बात सुनना। अपने पास पार्टी कितना है? विनोद है, दरबारा है और एक बैंक, 3 पार्टी आ गया। ओरिजिनली बिल ड्रॉ किसने करा? विनोद ने। बिल किसको दिया? दरबारा को। उसने एक्सेप्ट किया, बिल वापस दे दिया विनोद को। आया ना? विनोद किसके पास चला गया? बैंक के पास। बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बिल किसके पास? बैंक के पास। 3 महीने के बाद बैंक किसको खोजेगा? दरबारा को। और दरबारा ने पैसा दे दिया किसको? बैंक को। क्या विनोद को कुछ पैसा मिलेगा? तो ऑलरेडी पैसा मिल चुका है। तो अब दरबारा के बुक्स में जब ड्यू डेट आएगा तो एंट्री क्या होगा? बिल्स पेबल टू बैंक। परफेक्ट एकदम। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ,
नहीं तो मेरे बैंक से पैसा कटेगा। अगर हम दरबार है तो हम बैंक को पेमेंट करेगा तो मेरा बैंक गिरेगा, तो बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, गिरेगा तो क्रेडिट। दरबारा नहीं दिया तो के लिए आपको 2 क्लास और रुकना पड़ेगा। मैडम आपके सवाल का जवाब जरूर देगा, क्योंकि पेमेंट किया ना दरबारा ने। अगर आप किसी को पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या करेगा? अगर आप राम को पेमेंट किया तो राम टू बैंक, तो वैसे तो आपने बिल का पेमेंट किया, बिल टू बैंक। बैंक में मोदी जी बोलता है डिजिटल करो, आप बोलता है हो जाएगा। कैश बेस्ट तो नहीं है, हम तो खुद ही इसको अपोज करते हैं। कैश तो बेस्ट नहीं है, बैंक की सब बोला कि बैंक को आप कैश में ही दे। नॉर्मली नहीं होता है बैंक का ट्रांजैक्शन बैंक से करते, बट आप कैश लिखेगा तो हमको लगता नहीं कि उसको वाला काट देगा। ठीक ही है, एक ही बात है, बट बेटर आपको बैंक के लिखना चाहिए, लॉजिकल। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? श्योर? है ना, बिल्स पेबल टू बैंक। नहीं नहीं, बैंक का अकाउंटिंग हम लोग नहीं करते, वो बैंक का अकाउंटिंग नहीं। लिखो ऑप्शन नंबर 3, लास्ट जल्दी से, ऑप्शन नंबर 3, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ऑप्शन 4 आज कराएगा ही नहीं, बस हैप्पी। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट का मतलब हो गया कि आपने अपने बिल रिसीवेबल को किसी और को दे दिया। सपोज मान लो एक आदमी है ए, एक आदमी है बी, और एक आदमी है सी। सपोज पहले 2 ही आदमी लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 आदमी ए और बी, ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। सपोज ए कौन है आपका? बायर, और बी कौन है? सपोज सेलर। तो बिल रिसीवेबल किसके पास है? इसके पास बिल रिसीवेबल है और इसके पास बिल्स पेबल है। सपोज बी ने सी से कुछ सामान खरीदा, बी ने सी से कुछ सामान खरीदा, मतलब बी को सी को पैसा देना है। तो बी क्या किया, अपना ये बिल इसको दे दिया और क्या बोला कि डायरेक्टली पैसा किससे ले लेना। अपने ऐसा करते नहीं क्या कभी कि तेरे को मेरे को पैसा देने काम करना, उसको डायरेक्टली दे देना, पैसा वाला चीज तो अपने बोलते हैं एंडोर्समेंट। ठीक है, क्लियर है? बस इतनी ज्यादा कुछ उतना माथा पची नहीं है, सीधा एक सम हम लोग करेंगे और फिर आप लोग घर जाके आराम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, तीनों का ए बी सी। देख बढ़ना, ए ओड बी, ए ओड बी का मतलब ए को बी को देना है, आई ओ यू मतलब मेरे को आपको देना है। ए और बी, ए को देना है मतलब ए कौन? अगर ए को पैसा देना है तो ए कौन? ट्रॉई, और बी कौन? ड्रॉयर। ही गेव अ बिल फॉर द सेम ऑन 1st of August, पेबल 4 months। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल, पीआर किसके पास है? ए के पास कि बी के पास? बी के पास। तो बी ने क्या करा, अपने बिल को सी को एंडोर्स कर दिया 1 सितंबर को। अच्छा, बिल किसके पास है एंडोर्समेंट के बाद? तो सी ने क्या करा, बिल को डिस्काउंट करवा लिया और बिल ड्यूली मेट हो गया। ड्यूली मेट मतलब जिसको पैसा देना था उसने दे दिया, जिसको मिलना था उसको। आपको ए बी सी तीनों के बुक्स में, एक ही पेज में आप 3 लाइन ड्रॉ करना और तीनों के बुक्स में एंट्री करना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, बैंक से डिस्काउंट करें, परचेज सेल का एंट्री नहीं करना, सीधा बिल ड्रॉ, सीधा बिल एक्सेप्ट। जिसमें परचेज सेल नहीं दिया हुआ है आप अपने मन से मत ना। पहले तो बिल ड्रॉ हुआ ना, तो किसने बिल ड्रॉ करा? बी ने। तो बी के बुक्स में लिखो बिल ड्रॉ का एंट्री। बिल ड्रॉ का एंट्री क्या होगा? पी आर टू ए, और ए के बुक्स में पी टू बी पी। बोलो समझ में आया क्या? 8,000 हो गया। तो अभी बिल किसके पास है? अभी तो बी के पास, अभी तो बी के पास है। बी ने क्या करा, बिल को सी को एंडोर्स कर दिया, तो बी के बुक्स में एंट्री क्या आएगा? सी टू पी आर, और सी के बुक्स में
PR टू P। एंट्री को अगर आप लोग समझ गया तो मेरा 2-3 जो आपको बताना होगा, नहीं समझे तो मत बताना। हम मेरा पहला क्वेश्चन है, प्लीज सब लोग सोच के बोलना, जब आप BR2A कर रहे हैं तो क्या आप ए को अपना लाइबिलिटी बना रहे हैं? असेट कम हो रहे, ये पक्का, क्योंकि इसके पहले कहीं ना कहीं अगर आप मानेगा तो ऐसा एंट्री हुआ होगा ना। ए के बुक्स में क्या एंट्री हुआ होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, और बी के बुक्स में क्या हुआ होगा? ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मतलब ए आपका असेट था जो खत्म हो गया, हाँ है ना। जब आप सी को डेबिट कर रहे हैं तो क्या सी को अपना असेट बना रहे हैं? लाइबिलिटी खत्म करे, क्योंकि बी को सी को पैसा देना था, तो बी के लिए सी लाइबिलिटी था, डेबिट किया, लाइबिलिटी खत्म। बोलो समझ में है? सी ने बी को क्रेडिट क्यों किया? सी के लिए असेट था, खत्म। लॉजिकल, भी क्लियर एकदम। नेक्स्ट, अभी क्या हुआ? अच्छा, इसमें ना डेट लिखा हुआ, आपने डेट नहीं लिखा, प्लीज आप लोग डेट लिख के करना। 1 अगस्त 2022, ये वाला, ये आपका बिल ड्रॉ का जो डेट है 1 अगस्त 22 है, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है। जुलाई, अगस्त, 1/8, 1/8/2022। नहीं पता है? तो अब लिखा है 1/8/2022, देखा? आगे बढ़ गया, यहाँ पिंक रिबंदर रिफिल हो रहा है, जब तार लगा हुआ है इसमें इंक जाता है। मैं बोला हम जितने दिखते हैं उतने हैं। चलो, अच्छा, अपना बिल का पीरियड कितना था? 4 महीने का। बड़े ध्यान से सुनना मेरा बात, 4 महीने का अपना बिल था। अभी बिल किसके पास है? और सी बैंक के पास कब गया? 1 सितंबर को, तब 1 महीने बाद। तो बिल का पीरियड कितना बचा हुआ है? 3 महीना। तो बैंक चार्ज कितने महीने का लेगा? 3 महीने का। इतना बैंक, देखो बैंक सिंपल आज आपको पैसा दे रहे हैं। बैंक पैसा कब दे रहे हैं सी को? 1 सितंबर को। बैंक को पैसा कब मिलेगा? 3 महीने बाद। तो बैंक आपसे चार्ज कितने महीने का लेगा? 3 महीने का। अपने देखेंगे, बड़े बात करो आप लोग, पहले पहले इसके बुक्स में एंट्री कब करेगा? 1 सितंबर 2022। क्या एंट्री होगा? बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर 8,000। डिस्काउंटिंग चार्जेस किस पे लगेगा? 8,000 पे। रेट कितना दिया हुआ है? 12%। कितने महीने के लिए? अनएक्सपायर्ड 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स के लिए कितना आ रहा है? इतना बड़ा तो नहीं आ, 800 का 12% इंटू 12, 240, और बैलेंस पैसा इसको दे देगा 7760। समझ में आया क्या सब? श्योर? पक्का? अभी बिल किसके पास है? बैंक के पास। ड्यू डेट में बैंक किसके पास जाएगा पैसा मांगने? और ए ने पैसा दे दिया, तो करना, ए ने जब पैसा दिया तो ए अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा? पीपी टू बैंक पेमेंट कर रहे हैं। पीपी टू बैंक कितना? पूरा 8,000। ए के बुक्स में क्या एंट्री, बी के बुक्स में क्या एंट्री होगा? नो एंट्री, क्योंकि बी को तो पहले ही पैसा मिल चुका। सी के बुक्स में क्या होगा? नो एंट्री, उसको पहले पैसा मिल। क्या बात समझ में? आप लोग 2 क्वेश्चन प्लीज होमवर्क का लिखना, जरूर से कर आना। क्या मिल गया ना? तो पहले ही पैसा मिल गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज आप लोग होमवर्क में ट्राई करना, जरूर से सबको करके आना। क्वेश्चन 9 ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 10 ये आपका होमवर्क है। ये आपका टीएस गिरेवाल आईएससी पीडीएफ फिर भी भेज देगा। क्वेश्चन 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 11, बस 3 क्वेश्चन है होमवर्क का। 9, 10, 11, बस 5 से 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम आपको लगेगा होमवर्क करने में। मैक्सिमम 15 मिनट, उससे ऊपर लगेगा ही नहीं आपको होमवर्क। हाँ, चलिए, थैंक यू।